नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन बीजापुर इज ए स्ट्रॉन्ग सेटबैक, व्हाट्स अहेड। अर्थात जो बीजापुर में जो नक्सली धमाका हुआ है, नक्सलवादियों ने जो वहां पर आईडी ब्लास्ट किया है, उसमें 8 जो है जिसमें से 5 करीब जो है डीआरजी के जवान थे, डिस्ट्रिक्ट जो गार्ड्स थे, और 3 जो है उसमें से बस्तर फाइटर्स के जवान थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा एक सिविलियन ड्राइवर भी जो है मृत हो गया है। तो ये जो मृत्यु हुई है 8 जवानों की और एक सिविलियन की आईडी ब्लास्ट के द्वारा, ये सरकार के लिए, पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत तगड़ा झटका है, बहुत करारा झटका लगा है। तो लेकिन अब आगे क्या होगा, प्रश्न उठता है कि व्हाट्स अहेड, अब आगे क्या। तो आज इसी मुद्दे को हम डिटेल में जानेंगे कि जो ये ब्लास्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया होगा, अब सरकार क्या करेगी, अब नक्सलियों का आगे मूवमेंट क्या होगा। आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मित्रों, हो सकता है वीडियो 25-30 मिनट का हो, आप लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ये विश्लेषण समझ में आएगी। ये कोई न्यूज नहीं है जो आपने जान लिया कि धमाका हुआ और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक छोटा सा विश्लेषण है 25 से 30 मिनट के आसपास का, लेकिन आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो अभी तक उस एंगल को आपने नहीं सोचा होगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास इसी प्रकार की जानकारियां समय से मिलती रहती हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जो 6 जनवरी 2025 को जो अम्बेली गांव है, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, उसका बीजापुर जिला है, वहां पर जो नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था, और उस आईडी ब्लास्ट के कारण 8 जवान जो है हमारे सुरक्षा बलों के, वो मारे गए थे। अत्यंत दुखद घटना थी, पूरा देश इसमें दुखी था। लेकिन ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इस 8 में से 5 जो थे वो डीआरजी के जवान थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। ये पुलिस फोर्स का ही एक हिस्सा होते हैं, और इसमें वो जवान शामिल होते हैं जो कभी अपने जीवन काल में कभी नक्सली ही थे, लेकिन उन्होंने अब जो है समर्पण कर दिया है, और समर्पण करने के बाद अब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद वो नक्सली मूवमेंट को समाप्त करने के लिए पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो डीआरजी के जवान होते हैं, ये पूर्व नक्सली ही होते हैं, और इनमें 7 जिले जो हैं नक्सल प्रभावित, उनमें से जो सरेंडर करके आए हुए नक्सली युवक होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है। इसके अलावा जो बस्तर फाइटर्स, 3 जवान बस्तर फाइटर्स के भी थे। तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का क्षेत्र है वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां से ऐसे नवयुवक जो अपनी इच्छा से पुलिस की मदद करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एक साथ ला करके बस्तर फाइटर्स नाम की एक स्क्वाड बनाई गई है, जिसमें कि उनका कार्य होता है कि जो वहां की लोकल जनता है उसके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना, जो मुखबिरी होती है, जो आम जनता से पूरी सूचना इकट्ठा करना नक्सलियों के बारे में, और उसको पुलिस फोर्स को पहुंचाना। तो मित्रों, ये नक्सल जो थे, ये जो पूर्व नक्सली थे, 5 जवान हमारे ये मारे गए, और 3 जवान बस्तर फाइटर्स के जो है वो उसमें हताहत हुए थे। तो मित्रों, मैंने आपको इसका जो है इतिहास बताया, कि पूरा डिटेल बताया कि बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवान थे जो कि इस घटना में मृत हो गए, शहीद हो गए। ये जो अटैक था, ये पिछले 2 वर्षों में ये सबसे बड़ा अटैक था नक्सलियों का। इसके पहले 2023 में इस प्रकार का जो अटैक था वो नक्सलियों ने किया था दांतेवाड़ा जिला में, आईडी ब्लास्ट था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने इस अटैक को क्यों अंजाम दिया, व्हाई। सबसे पहला कि जब 2 साल से वो ठंडे बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, तो उन्होंने अब इतना बड़ा अटैक क्यों किया। प्रश्न ये है हमारे सामने, क्योंकि जब तक हम इस प्रश्न को नहीं सुलझाएंगे, तब तक हम उनके आगे की रणनीति को नहीं समझ पाएंगे। और किसी से जीतना तभी संभव है जब सामने वाले के दिमाग से आप एक कदम आगे चलेंगे, और वो जो सोच रहा है उसकी काट आपके पास पहले मौजूद हो, तभी आप उससे जीत सकते हैं। तो इस वाई प्रश्न को सुलझाना बहुत जरूरी है। क्यों? तो इसका आंसर है
कि इस प्रकार के जितने भी संगठन होते हैं, जो भी विद्रोही किस्म के, मैं इनको आतंकी नहीं कहूंगा, विद्रोही कहूंगा। कई जगहों पर इनको आतंकी कह दिया जाता है, लेकिन ये विद्रोही हैं, हमारे देश के ही भाई बहन हैं, विभिन्न कारणों से अपने राह से भटक गए हैं। तो ये जो विद्रोही हैं, इस प्रकार के संगठन होते हैं, तो या जो अगर कोई आतंकी संगठन भी है देश में, तो उनके साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है कि जब उनको सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो सुरक्षा बल होते हैं, उनसे जब जबरदस्त जो है जवाबी कार्रवाई मिलती है, तो उनके सामने दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के शांत बैठ जाएं, चाहे वो परमानेंट शांत बैठ जाएं, चाहे केवल कुछ समय के लिए शांत बैठें। और दूसरा ऑप्शन उनके सामने होता है कि अपना जो युद्ध है, जो अपना संघर्ष है, उसको और तेज कर दे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी विद्रोही समूह पर या आतंकी जो समूह होता है, उस पर सुरक्षा बल उसको और कसते हैं और उनको घेरते हैं, उनका इनकाउंटर बढ़ता है, तो उनके सामने दो ऑप्शन होते हैं। जो उनका नेतृत्व होता है, उसे डिसाइड करना होता है कि या तो हम चुपचाप बैठ जाएं, अपनी गतिविधियों को परमानेंट रोक दें, या कुछ समय के लिए टेम्परेरी रोक दें, और या गतिविधि को और तेज कर दें और एक गोली का जवाब जो है बम से दें। तो अक्सर होता क्या है कि जो ये आतंकी समूह होते हैं, ये जो है दुर्भाग्य से ये दूसरे रास्ते को चुनते हैं। जो दूसरा ऑप्शन इनके पास है, ये संघर्ष को और तेज कर देते हैं। संघर्ष को तेज होने से क्या होता है कि लड़ाई आमने सामने की हो जाती है, और जो भी फैसला होना है, चाहे सुरक्षा बलों को जीतना है, चाहे इनको जीतना है, वो बहुत जल्दी ही, बहुत तेजी से घटनाएं घटित होने लगती है। लेकिन अगर वो पहला ऑप्शन चूज करते, अर्थात वो शांत बैठ जाते, तो समस्या क्या होती उनके सामने? तो उनके सामने आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या हो जाती। तो लोग उनको पहचानना भूल जाते, वो भूल जाते कि ये महादुर्दांत जो विद्रोही है, ये 40 हत्याएं कर चुका है, लेकिन अब बिल में घुस गया है। तो उनके सामने आइडेंटिटी क्राइसिस होती, वो अपना अस्तित्व ही खो देते। और वो आइडेंटिटी, वो पहचान जो उन्होंने दशकों में बनाई है, ये जो पहचान बनती है, खौफ जिसका नाम होता है खौफ, वो खौफ जो है एक दिन में पैदा नहीं होता है, दशकों मेहनत करते हैं, तब जाके वो खौफ पैदा होता है, वो डर पैदा होता है, और उनका नाम बनता है क्षेत्र में। तो अगर वो शांत बैठ जाएंगे तो उनकी पहचान खो जाएगी। और इस पहचान को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या खोया है? उन्होंने अपना परिवार खोया है, अपने व्यक्तिगत जीवन के जो लक्ष्य हैं, हर व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दुर्शादी करूंगा, तो उन लक्ष्यों को खोया है। अगर उनका अपना परिवार था तो वो अपने परिवार से दूर हो गए, बीवी बच्चों से दूर हो गए, और इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपने साथियों को भी खोया है, तब जाके ये पहचान बनी है। तो इतनी आसानी से वो अपनी पहचान को कैसे खोने दें? तो इसीलिए जो संगठन है, ये पहला ऑप्शन नहीं चुनते हैं, ये शांत नहीं होते हैं, ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं और संघर्ष को तेज करते हैं। लेकिन ये जो संगठन है, नक्सली संगठन, इसने दोनों के बीच की चीज चुनी। आइए आप आगे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने सबको मिसगाइड किया। दूसरी बात, अगर ये पहला ऑप्शन चुन लें तो दूसरी जो समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस के बाद, वो ये है कि अगर ये पहला ऑप्शन चुन लें और खुद को मना भी ले कि भाई अब बहुत हो गया, अब गोली पड़ जाएगी, इसलिए अब शांत बैठते हैं, तो जो उनके कॉमरेड्स हैं, अर्थात जो उनके वॉलंटियर्स हैं, जो लड़के उनके साथ लगे हुए हैं, उनको वो क्या समझाएंगे? उनको कैसे कन्विंस करें कि हमने गोली बंदूक और हिंसा का रास्ता छोड़ के शांति को अपना लिया है? उनको समझाना बहुत कठिन है। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप में लीडर के खिलाफ ही विद्रोह हो जाए कि ये अब डर गया है, अब इसको जो है हटा दो, अब ये काम का नहीं रह गया। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो दूसरे रास्ते को ही चुने। जो वॉलंटियर्स हैं, जो कॉमरेड्स हैं, जो कैडर हैं, वो फुली मोटिवेटेड है, वो पूरी तरह से उत्साहित हैं, और वो जानते हैं कि ये लड़ाई केवल विद्रोह नहीं है, ये केवल हिंसा नहीं है, वो उनके अस्तित्व के लिए जो है जरूरी है।
अगर वो लड़ाई बंद कर देंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहले उनका ब्रेन वॉश इसी प्रकार से किया जाता है कि हमको हमारा अस्तित्व खतरे में है, ट्राइबल अस्तित्व खतरे में है, जो बाहर के लोग हैं वो ट्राइबल्स की जमीन छीन रहे हैं, सरकार ट्राइबल्स के लिए खतरा है। इस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाता है हथियार उठाने के लिए, हिंसा करने के लिए, हत्याएं करने के लिए। और अब हम उनसे कहते हैं कि भाई शांत हो जाइए, अब कुछ नहीं करना है। तो वो पहला प्रश्न वही कैडर कामरेड आपसे पूछेंगे कि अगर कुछ नहीं करना है तो पहले हमसे क्यों हिंसा करवाई, पहले हमसे क्यों हत्या करवाई। तो इसलिए वो चाहे जो भी खतरा हो, इसलिए वो जो है पहले पथ को कभी भी चुनते नहीं है, क्योंकि उससे उनकी अस्तित्व को खतरा है और उनके संगठन में ही फूट पड़ जाने का डर रहता है। इसलिए वो हर हाल में जो है दूसरा पथ चुनते हैं। अब यहां जो छत्तीसगढ़ में नक्सल मामले में क्या हुआ कि वर्ष 2000 में जो कई नक्सल समूह थे, उनके जो ग्रुप थे अलग अलग, जिनको अलग अलग जो छोटे छोटे नेता लीड कर रहे थे, उन्होंने सबने मिल करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट अर्थात भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इस नाम से एक संगठन बनाया। सरकार ने उसको भी बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। और ये सभी जो नक्सल ग्रुप्स हैं उनके विलय के पश्चात ये बनी थी। और ये जो संगठन था ये बन गया और इसने कभी भी शांति की बात नहीं की। लोगों को लगा कि अब ये राजनीति में आएंगे, अब ये पार्टी बना लिया है, अब ये हिंसा छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उतने ही उग्र बने रहे, इनकी विचारधारा वही की वही बनी रही। आफ्टर फेसिंग स्ट्रॉन्ग बैन, जबरदस्त जब इनको प्रतिबंधित कर दिया गया तो पार्टी हार्डली विजिबल थी, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती थी, कहीं भी कोई एक्टिविटी, कहीं भी कोई घटना पार्टी ऐसी घटित नहीं करती थी। और समाज में सभी को लगने लगा कि ये जो पार्टी है, ये जो विचारधारा है, ये खत्म हो गई है। अर्थात जो माओवादी विचारधारा, जो नक्सली विचारधारा है, वो समाप्त हो गई है। इनकी जमीन खो चुकी है, इनके पास अब कैडर नहीं है, लड़ाके नहीं है और स्वयंसेवी लोग नहीं है, वॉलंटियर्स जो इनके लिए हथियार उठाएं। ऐसा पूरे समाज को लगने लगा और वास्तव में गवर्नमेंट को भी ऐसा लगने लगा। इनको लगा कि ये जो है कमजोर हो गए हैं। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं था, आंशिक सत्य जरूर था, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं था। ये जो है, जो आज की जो ये ताजी घटना हुई है, ये अभी जो है आपका बीजापुर में, ये दिखाता है कि ये गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते थे कि हम पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुए हैं, या हम अभी इतने कमजोर नहीं हैं कि जो है उनको जरूरी थी कि वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करावें। लगातार गवर्नमेंट, जो नक्सली नेता थे, बड़े बड़े जो दुर्दांत जो विद्रोही थे, कई कई केसेस उन पे चल रहे थे, उनको लगातार सरकार और जो पुलिस फोर्स थी वो इनकाउंटर पे इनकाउंटर कर रही थी और जनता के बीच में मैसेज जा रहा था कि अब ये किसी काम के नहीं रह गए, इनमें अब शक्ति छीड़ हो गई है। तो इनके लिए जरूरी था कि ये अपनी उपस्थिति को दिखाएं कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, हमारा अस्तित्व है और हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी को दिखाने के लिए ये जो है बीजापुर का इंसिडेंट हुआ। ये सत्य है कि जो नक्सल फोर्सेस हैं वो लगातार जो है अपना संघर्ष, अपनी जमीन, अपना युद्ध हारते जा रहे हैं और उसका जो मुख्य कारण है वो है डीआरजी। जो डीआरजी के लड़के हैं उनको नक्सलियों के बारे में सब कुछ मालूम है। नक्सल कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है, वो आगे एक कदम बढ़ के क्या सोचेंगे, वो सब डीआरजी के लोगों को मालूम होता है। और वो लोकल होते हैं, उनके पास पूरी खबरें होती हैं, किस गांव से कौन सा बंदा नक्सली मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, कौन कौन प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है, कौन कौन केवल खबरी की भूमिका में है, कौन कौन फाइनेंसर है, ये सब कुछ जुड़ा उनको डीआरजी के जवानों को मालूम रहता है। तो नक्सली जो अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको तोड़ने में या कमजोर करने में डीआरजी के जवानों की विशेष भूमिका थी। ये जो कुछ समय से जो डीआरजी है और बस्तर फाइटर्स, ये जो है ये फ्रंट लाइन एंटी नक्सलाइट मूवमेंट जो है, फोर्स जो है, ये सरकार के लिए सभी जो है जीत ये दर्ज कर रहे थे। लगातार जो है नक्सलाइट्स को परास्त कर रहे थे डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स मिल करके।
और ये जो फोर्सेस हैं दोनों, जो एंटी नक्सलाइट मूवमेंट है, उसके कारण एक बहुत बड़ी संख्या में जो नक्सलाइट कैडर है, जो उनके नेता हैं, उनके समर्थक हैं, उनका बहुत जबरदस्त संख्या में इनकाउंटर किया गया पिछले 1 साल में। कहने का तात्पर्य है कि डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स ने मिल करके एक अभियान जो चलाया, सरकार के साथ है, उसका परिणाम था कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों का, माओवादियों का अंत हुआ, उनका इनकाउंटर किया पुलिस ने, और बहुत जनता में विश्वास जगा कि अब शायद नक्सलियों का अंत निश्चित है। उसका प्रूफ क्या है? वर्ष 2024 में जो 296 विद्रोही मतलब नक्सली मारे गए, जबकि उसके बदले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे वो केवल 24 जवान ही शहीद हुए। चूंकि ये पुलिस के जवान थे, पुलिस फोर्स से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं इन्हें शहीद ही कहूंगा और इन्हें मृत्यु ही कहूंगा। तो मित्रों, ये प्रूफ करता है कि ये जो 24 जवान थे ये बहुत छोटी संख्या है। और यहां पर आप देखिए 296, अर्थात 296 के बदले केवल 10% जवान ही शहीद हुए। ये दिखाता है कि हमारे जो जवान थे, हमारे जो पुलिस फोर्सेस थे, वो इस जो संघर्ष चल रहा था इसमें लगातार जीत रहे थे। और लेकिन जो ये इस बार जो इन्होंने हैवी यूज किया है, आपको बता दूं कि जो बहुत भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव यूज किया है, कि वो तो जीप थी, अगर जीप के बजाय कोई ट्रक होता तो वो भी उड़ जाता, इतना ज्यादा मात्रा में विस्फोटक यूज किया था। और बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी यूज की थी। और जो कैमोफ्लेज था वो इतना जबरदस्त था, जो छुपा के यूज किया गया था कि किसी को कोई शक ही नहीं पड़ा। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो ये आईईडी एक्सप्लोजिव है, आईईडी एक्सप्लोजिव, वो कई महीने पहले वहां पर छिपाया गया होगा और उसके बाद उसको समय दिया गया कि उस मिट्टी पर घास उग जाए, वो बिल्कुल ही नेचुरल वातावरण वहां पे लगे, किसी को कोई शक न पड़े। क्योंकि जैसे शक पड़ेगा, कोई भी शक सुबह होगी तो फोर्सेस अपना रास्ता बदल देती हैं। लेकिन उन्होंने आईडी लगाई, उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, कुछ ऐसा घटित हुआ कि फोर्सेस को खींच के वहां पर बुलाया गया। चाहे वो मुखबिर के द्वारा सूचना दिलवाई गई हो, चाहे जो किया गया हो, चाहे किसी ने अपने आप को पोस्ट किया हो कि हम यहां पर मौजूद हैं, आओ हमारा शिकार करो। जो फोर्सेस थी, पूरा कॉन्वॉय उधर मूव किया, उनको मालूम था कॉन्वॉय इधर आएगा और इधर से वापस जाएगा। तो उनकी ये जो प्लानिंग थी वो फुल प्रूफ थी। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्वॉय था वो अपने मन से गया था, उनको वास्तव में इन नक्सलियों ने प्लान करके बुलाया था और वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। काफी लंबे समय से उनकी प्लानिंग रही होगी, अर्थात उनकी विचारधारा अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कमजोर अवश्य पड़ गए थे, लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी जो लड़ने का वो था, संघर्ष का जुनून था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। और उन्होंने एक रोड दैट दे हैव प्लान्ड एंड एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू देम, सब कुछ उनके अनुसार हुआ। उन्होंने इतनी बढ़िया फुल प्रूफ प्लानिंग की थी और उसके बाद वो 8 जवानों को उनकी हत्या करने में सफल हो गए। ये प्लान का नतीजा था। बिल्कुल ऐसा ही प्लान 2023 में दांतेवाड़ा में हुआ था। 2 साल बाद यह घटना दोबारा हुई है। ये जो इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं, अर्थात जो ये विद्रोही समूह हैं, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि अब सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस करेगी क्या। वो ये जानते हैं कि अब वो लोग, उन लोगों की आंखों में गुस्सा है कि हमारे साथी मारे गए, चाहे वो बस्तर फाइटर्स के जवान हो, चाहे डीआरजी के जवान हो, चाहे नॉर्मल पुलिस फोर्स हो, या जो वहां पैरामिलिट्री लगी है, उस सब के मन में गुस्सा है और बदला लेने की भावना है। और अब वो गुस्से में कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि वो अपने मूवमेंट को तेज करेंगे और जो संघर्ष चल रहा है एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस, उसको और तेज करेंगे। अब तेज करने में क्या करेंगे, वो जो उनके जो नक्सलाइट्स के इन्फॉर्मर हैं उनको ढूंढेंगे, जो भी दोषी लोग हैं उनको ढूंढेंगे। और कहां ढूंढेंगे? जिस अम्बेली गांव के पास में यह घटना हुई है बीजापुर में, और जो ट्राइबल एरिया जो वहां रहते हैं, उन सभी को एक एक को सीधे स्कैन किया जाएगा, सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी निकाली जाएगी। ये नक्सलाइट्स जानते हैं और वो ये जानते हैं कि बहुत जल्दी
वो किसी भी वास्तव में जो दोषी आदमी है, जिस व्यक्ति ने नक्सलियों को खबर दी, जो व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति उनके साथ शामिल था, उसको वो पकड़ नहीं पाएंगे और दंड नहीं दे पाएंगे। किसी भी जो वास्तव में दोषी है वो इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, और ऊपर से लगातार दबाव बना रहेगा कि किसी को पकड़िए, कौन दोषी है, दोषियों को पकड़िए। उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे, जो नागरिक लोग हैं, जो सिविलियन हैं, जो सीधे साधे गांव के ट्राइबल सिविलियंस हैं, उनको वो परेशान करेंगे, और अगर संभव होगा तो 2-4 लड़कों को पकड़ेंगे, उनको या तो पकड़ के उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे या तो उनका इनकाउंटर कर देंगे, और ये कह देंगे कि XYZ नाम का जो नक्सली नेता है उसके 3 साथियों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। यही जो लोग थे, इन्होंने ही IED में जो प्लांट किया था, या इन लोगों ने मुखबिरी दी थी। तो होगा क्या कि आम जनता में से किसी न किसी को वो पकड़ के झूठा इल्जाम लगा के इनकाउंटर करने का प्रयास करेंगे। जब ऐसा होगा तो जो ये इंसर्जेंट हैं, जो ये आंदोलनकारी या विद्रोही कह लीजिए, ये लोग पब्लिक में मैसेज देंगे सरकार के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और बताएंगे कि जो तुम्हारी ट्राइबल आइडेंटिटी है इसी को खतरा है, तुमको इसलिए मारा गया क्योंकि तुम ट्राइबल हो, तुम जनजातीय हो, तुम आदिवासी हो। ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे कि अब जो है तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारी विचारधारा में शामिल हो जाओ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही आम नागरिक को पुलिस परेशान करेगी तो ये उनके मध्य अपनी विचारधारा को और तेजी से फैलाएंगे, और अगर जरूरत होगी तो वहीं से इनको मोटिवेटेड, उत्साहित लड़ाके भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगातार इनके जो आदमी है, लड़के हैं, उनका इनकाउंटर हो रहा है। इनको न केवल विचारधारा को स्प्रेड करना है, न केवल आइडियोलॉजी को फैलाना है, बल्कि इनको लड़ाकों की भी जरूरत है, नए नए लोग जो इनकी विचारधारा के लिए जान देने को तैयार हों। तो ये एक सुझाव है एक्सपर्ट्स का कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और ना ही होश गंवाने की जरूरत है गुस्सा में। अगर बहुत अधिक गुस्सा होगा जवानों के मध्य तो स्वाभाविक है कि वो होश खो देंगे और कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे। जरूरी है कि ये जो नक्सल मूवमेंट चल रहा है इसके पूर्ण सफाई के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सेंसिबली, होशो हवास में डिसीजन लिए जाएं और कार्यवाहियां की जाएं, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य है वो इन विद्रोहियों को समाप्त करने से मुख्य उद्देश्य समाप्त नहीं होता। समाप्त करना है हमको माओ की आइडियोलॉजी को, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि जो नक्सलवादी विचारधारा है उसको समाप्त करा जाए, क्योंकि अगर हम केवल नक्सलियों को समाप्त करते रहेंगे तो नए नए लोग उस आउटफिट को ज्वाइन करते रहेंगे और उनकी संख्या कभी कम नहीं होगी जल्दी। तो अब जरूरी है कि अभी भी जनता के मध्य अपनी जो गुडविल है उसको बनाए रखा जाए, आम जनता को परेशान न किया जाए, और जब तक सही मुखबिरी न हो, सही इंफॉर्मेशन न हो, गांव से लड़कों को न उठाया जाए, उनको परेशान न किया जाए। तो मित्रों, ये मेरा एक विश्लेषण था कि इन नक्सलियों ने किस प्रकार धमाका किया होगा, क्यों किया, क्योंकि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही थी, और पुलिस क्या करेगी, उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे समाज में, किस प्रकार पुलिस की एक एक गलत कदम नक्सलवाद को और बढ़ाएगा। तो चलिए मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।